हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 11th क्लास का एक टॉपिक है 11th क्लास का एक टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है, या तो समझ नहीं आता है, या कन्फ्यूजन होता है, या कुछ डिफ़िकल्टी आती है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को क्लियरली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। इन वीडियोज़ को हम नाम रखेंगे बायोटॉनिक। इस सीरीज़ का नाम हम रखेंगे बायोटॉनिक। बायोटॉनिक में हर कोई वीडियो आएगा क्लास 11th 12th बायो से, जो भी टिपिकल इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चंस है, जिनको समझने की ज़रूरत है या जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम नाम रखेंगे बायोटॉनिक सीरीज़। बायोटॉनिक सीरीज़ का आज दूसरा लेक्चर है। पहले में मैंने बायोन्यूमेरिकल डिस्कस किया था, इसमें हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो क्लास 11th और 12th के बायो से आते हैं। इसका पहला वीडियो हमने बायोन्यूमेरिकल डिस्कस किया है। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में जो क्वेश्चन आता है उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अगर आपको मालूम होगा, क्लास 11th में एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्लास 11th बायो का चैप्टर है इन ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें एक टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, इस ब्लड ग्रुपिंग को हम समझते हैं, लेकिन हम पूरे ब्लड ग्रुपिंग को नहीं समझेंगे। इसमें जो RH ब्लड ग्रुपिंग होता है उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं आपको यहाँ पर NCERT पर दिखाता हूँ। देखिए, ये जो टॉपिक है आपके बायो में RH ग्रुपिंग, इधर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, इसको हम आज डिटेल में समझेंगे ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, आपने ब्लड ग्रुपिंग पढ़ी होगी। देखिए, ब्लड ग्रुपिंग जो आपने पढ़ी होगी, आपके NCERT में दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग दिए गए हैं। एक तो दिया गया है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था, और एक दिया है RH ग्रुपिंग। ठीक है, ये दो टाइप्स ऑफ यानी ब्लड ग्रुप्स आपके NCERT में दिए गए हैं। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग बहुत तरह के होते हैं। याद रखना, ब्लड ग्रुपिंग बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपके NCERT में दो ही दिए गए हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग हर किसी स्टूडेंट को समझ आता है, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया है। इसमें ब्लड ग्रुप 4 टाइप के हैं, A, B, ABO। कौन से एंटीजन होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये आपको समझ आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को RH ग्रुपिंग में। आज हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए, RH ब्लड ग्रुपिंग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। RH ग्रुपिंग, देखिए RH हम इसको क्यों कहते हैं, व्हाट इट मीन्स RH मीन्स रिहसस ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग क्यों, मतलब इसका नाम रिहसस क्यों रखा गया? क्योंकि सेम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इज फाउंड इन रिहसस मंकीज। ये आपके NCERT में दिया गया है। एक क्लास ऑफ मंकीज है, यानी एक ग्रुप ऑफ मंकीज है जिनको हम रिहसस मंकीज कहते हैं। उनके जो RBCs होते हैं, उन RBCs पर ये एंटीजन्स होते हैं, RH एंटीजन्स, इसलिए इसको हम कहते हैं RH ग्रुपिंग, रिहसस ग्रुपिंग। ये ग्रुप हम किस तरीके से बनाते हैं? कुछ इंडिविजुअल्स में, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मान लो आप RBC है, ठीक है, ये एक RBC है। RBC के सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं में एक एंटीजन होता है जिसको हम कहते हैं RH एंटीजन। याद रखना, RH एंटीजन, जिसको हम D एंटीजन भी बोलते हैं। आपके NCERT में ये नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आप याद रख सकते हो, RH एंटीजन को हम कहते हैं D एंटीजन। जिस तरह ABO ब्लड ग्रुपिंग में A ब्लड ग्रुप वाले के RBC के सरफेस पे A एंटीजन्स होते हैं, B वाले जिसका ब्लड ग्रुप B होता है उसके RBCs पर B एंटीजन्स होते हैं। ठीक है, जो AB उसमें दोनों होते हैं, जो O उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ये आपने पढ़ा होगा। इसी तरह RBCs पर होते हैं कुछ लोगों के RH एंटीजन, जिसको हम D एंटीजन भी बोलते हैं। जिन इंडिविजुअल्स के RBCs पर ये D एंटीजन्स या RH एंटीजन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं RH पॉजिटिव। और जिनमें ये एब्सेंट होते हैं RH एंटीजन्स, उनको हम कहते हैं RH नेगेटिव। यानी दो तरह के लोग हैं दुनिया में। ठीक है, या तो कोई है RH पॉजिटिव, कोई है RH नेगेटिव। जिन इंडिविजुअल्स के RBCs पर RH एंटीजन या D एंटीजन प्रेजेंट होता है, उनको हम कहते हैं RH पॉजिटिव। जिन इंडिविजुअल्स के RBCs पर RH एंटीजन या D एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उनको हम कहते हैं RH नेगेटिव।
कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी एनसीईआरटी बोल रही है 80% लोग जो दुनिया में है वो RH पॉजिटिव है, यानी उनके RBCs के सरफेस पे RH एंटीजन या D एंटीजन प्रेजेंट है। 20% जो रिमेनिंग है वो दुनिया में क्या है, RH नेगेटिव, यानी उनके RBCs पर RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहां तक तो आसान था, यहां तक तो हर किसी को समझ आता है, यहां तक तो आपको समझ आया है। लेकिन अब आता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में। व्हाट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी? RH इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स जब RH मिसमैचिंग होगी, जब RH एंटीजन मैच नहीं होगा, ये कुछ केसेस में होता है, वही हमें डिस्कस करना है। पहले मैं आपको बताता हूं, आप मान लो एक देखिए जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक बात याद रखिए, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं यानी किसी को खून चढ़ाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मैचिंग टेस्ट लगाते हैं, यानी हम मैचिंग टेस्ट लगाते हैं ताकि इसके जो सारे एंटीजन्स है वो मैच होने चाहिए। ठीक है, अगर मिसमैचिंग हुई एंटीजन्स के दरमियान तो रिएक्शन हो सकती है और ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ब्लड क्लम्प कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs हो सकती है। इसके लिए हम करते हैं मैचिंग टेस्ट, यानी जब हम किसी को खून चढ़ाते हैं, मान लो A इंडिविजुअल को खून चढ़ाना है, B ने डोनेट किया, ठीक है, अगर ये RH पॉजिटिव है तो इसका खून भी RH पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये इसको खून दे सकता है। अगर RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव मिसमैचिंग हुई तो क्लम्पिंग हो सकती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs हो सकती है, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये इसका ख्याल रखना होता है। जैसे हम ABO यानी ये ब्लड ग्रुप्स भी मैच करते हैं तो RH एंटीजन का मैच होना भी ज़रूरी है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए आपने कभी सुना होगा जब टेस्ट रिपोर्ट आता है वहाँ पर लिखा होता है A पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन बाय A ब्रैकेट में पॉजिटिव? A मीन्स इसका ब्लड ग्रुप A है, पॉजिटिव मीन्स ये RH पॉजिटिव है, ये RH पॉजिटिव है। कभी आपने देखा होगा AB ब्रैकेट में देखा होगा नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, इसका ब्लड ग्रुप AB है लेकिन एंटीजन RH नेगेटिव है। ठीक है, इसके RBCs के सरफेस पे D एंटीजन या RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट में देखा होगा, CBC के टेस्ट रिपोर्ट में। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। हमें ये भी देखना होता है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, यानी इनको भी हमें मैच करना होता है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं हमें ABO ब्लड ग्रुपिंग का भी मैचिंग करना है, RH एंटीजन का भी मैचिंग कराना है। देखिए अब हम देखते हैं, अब मान लो आप अगर एक पेरेंट, दो पेरेंट्स है, RH नेगेटिव है मदर, मैं यहाँ पर लिखूँगा जो मदर है वो है RH नेगेटिव। ठीक है, अगर हम फादर देखेंगे, एक फादर मान लो आप, ये है RH पॉजिटिव, क्या है, RH पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या इनकी मेटिंग होती है तो इनके जो बच्चे होंगे वो होंगे RH पॉजिटिव, क्या होंगे, RH पॉजिटिव। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ, RH पॉजिटिव इसमें से डोमिनेंट ट्रेट है और RH नेगेटिव जो है ये रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए जो बच्चा पैदा होगा वो होगा RH पॉजिटिव। क्या होगा, इनके दरमियान बच्चा पैदा RH पॉजिटिव। अब मान लो ये जो मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये मदर क्या है, RH नेगेटिव। ठीक है, RH नेगेटिव। इसके वॉर्म में जो फीटस है वो क्या होगा, RH पॉजिटिव, क्या होगा, RH पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड ये मदर है, ये F है फीटस। ठीक है, इनके दरमियान आपने पढ़ा होगा एक कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब जो मैटरनल ब्लड है वो मिक्स होगा विद द फीटल ब्लड एंड द फीटल ब्लड विल मिक्स विद द मैटरनल ब्लड थ्रू दिस प्लेसेंटा, थ्रू दिस प्लेसेंटा। अब क्या होगा, जो ये फीटस है ये है RH पॉजिटिव, क्या है, RH पॉजिटिव, और ये क्या है, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव। इनमें से एंटीबॉडीज किसी के पास नहीं है। आप कहोगे फीटस की जो RH पॉजिटिव है इसमें तो एंटीजन है इसके RBC के सरफेस में, लेकिन फिर भी इसमें एंटीबॉडीज क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसकी खुद की सेल्स है, इनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ द ब्लड ये RH पॉजिटिव सेल्स मिक्स होंगे विद द RH नेगेटिव सेल्स ऑफ द मदर। ठीक है, जब ये RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स माँ के ब्लड के साथ मिक्स होंगे तो इन पर क्या है, RH एंटीजन। तो जो मदर का ब्लड है उसको क्या लगेगा, मदर की बॉडी को, ये फॉरेन सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या है, जो मदर का इम्यून सिस्टम है वो जनरेट करेगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज एंटीजन्स,
फिर से मैं बताता हूँ, ये जो बच्चा है ये RH पॉजिटिव है, इसमें ये एंटीजन्स प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है क्योंकि ये इसकी खुद की सेल्स है। लेकिन जब ये मिक्स होता है ब्लड, तो ये RH पॉजिटिव ब्लड जब मिक्स होता है विद द मैटरनल ब्लड, तो मैटरनल बॉडी को क्या लगता है, ये RH पॉजिटिव सेल्स, ये लगता है उसे एंटीजन, ये लगता है उसे एंटीजन, तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। तो मदर ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, ये डिस्ट्रॉय करेंगी इन रेड ब्लड सेल्स को। किन रेड ब्लड सेल्स को, जो फीटल ब्लड से आए थे और जिनके पास एंटीजन्स है, RH एंटीजन। ठीक है, अब जब ये डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज बनती है, एंटीबॉडीज का बनना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इनको बनने के लिए टाइम लगता है। जब तक मदर की बॉडी में ये एंटीबॉडीज बनते हैं तब तक मदर ने इस बच्चे को जन्म दिया होता है। मैं केस कर रहा हूँ, ये वो फीमेल है जिसका पहला बच्चा है, मतलब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है इस फीमेल की। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी की केस की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा हुआ कि फादर जो था वो RH पॉजिटिव था, माँ था RH नेगेटिव, इसके वॉम में जो बच्चा है वो है RH पॉजिटिव। ठीक है, ये हम पहली प्रेगनेंसी की बात करते हैं। ठीक है, उस टाइम यही होगा, यानी जब ब्लड फ्यूज होगा, मिक्स होगा, तो RH पॉजिटिव RH एंटीजन जो है, RH एंटीजन कंटेनिंग RBCs वो जाएंगे विद द मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड उसको ट्रीट करेगी एज फॉरिन और इसकी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन एंटीबॉडीज बनने के लिए टाइम लगता है, तब तक इसने डिलीवर किया होता है ये बच्चा। क्या ये बच्चा तब तक डिलीवर हो चुका होता है, इसलिए इसके ब्लड को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जो मदर है, इसके ब्लड में अब एंटीबॉडीज बन गई है। अब इन एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन विद टाइम बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन चुकी है। ठीक है, अब जब इसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो ये क्या थी, मदर RH नेगेटिव, फिर से इसका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, RH पॉजिटिव। अब जब प्लेसेंटा के थ्रू मिक्स होगा ब्लड, तो ब्लड के साथ साथ क्या मिक्स होगा, इन दोनों के दरमियान ब्लड होगा, मतलब मिक्सचर ऑफ ब्लड होगा। लेकिन RH, मैं एक बात बताता हूं, जो ये एंटीबॉडीज बनती है ना इस केस में, वो बनती है IgG टाइप एंटीबॉडीज। IgG टाइप एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज है IgA, IgM, IgG, बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं। लेकिन ये टाइप एंटीबॉडीज इस केस में बनती है। एक इंपॉर्टेंट नोट करके रखना ये पॉइंट, IgG टाइप एंटीबॉडीज आर द ओनली एंटीबॉडीज दैट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। याद रखना, कोई भी एंटीबॉडी अगर होगी वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती एक्सेप्ट IgG। IgG टाइप एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। अब जो एंटीबॉडीज बन गई है माँ के ब्लड में, वो ब्लड के साथ किस, अब सेकंड वाले बच्चे के, मतलब जो सेकंड प्रेगनेंसी का बच्चा है उसके ब्लड के साथ मिक्स होगा। इसका क्या है, RH पॉजिटिव, इनके खिलाफ क्या बन गई है मदर के ब्लड में, एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज इसके ब्लड में चली जाएंगी और इसके सारे RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फिर क्या होगा, जब ये ब्लड मिक्सचर होगा तो माँ के ब्लड में एक तो थी ये RBCs, लेकिन दूसरी जो पहली प्रेगनेंसी की वजह से इसके ब्लड में एंटीबॉडीज बन गई थी, वो फीटल ब्लड में चली जाएंगी और फीटल ब्लड में ये एंटीबॉडीज इसके RBCs को डिस्ट्रॉय करेगी क्योंकि उन पर एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। इससे RBCs की डिस्ट्रक्शन होगी, इससे क्या होगा, इसके क्लम्पिंग होगी। ठीक है, इसके बहुत सारे डिस्ट्रॉय, इसका सीवियर एनीमिया हो जाएगा, इस सेकंड वाले बच्चे को सीवियर एनीमिया, इसको जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इवन फीटल डेथ भी हो सकती है। अगर सीवियर हुआ तो फीटस मर भी सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है फिर, सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस, इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। देखिए नाम से ही आप पता लगा सकते हो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs फीटैलिस इन फीटस ड्यू टू एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस। ठीक है, ये सेकंड प्रेगनेंसी में ये केस होता है। लेकिन अब क्या होता है, अब इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, पहली डिलीवरी के बाद इमीडिएटली मदर को आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज क्या दी जाती है, एंटीबॉडीज। एग्जाम्पल है उसको रोहगम
दिया जाता है ताकि ये जो रोगम है एंटीबॉडीज ये इन एंटीजन्स को किल करे, किन एंटीजन्स को जो फीटल ब्लड से इसके बॉडी में चले गए आरबीसीज, इससे पहले कि मां का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम किया जाता है विद इन 72 आवर्स आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी के बाद विद इन 72 आवर्स उस प्रेग्नेंट लेडी को, उस मतलब मदर को एंटीबॉडीज दी जाती है, एग्जाम्पल रोगम, ताकि इसमें जो ये एंटीजन चले गए थे फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी के बच्चे से, तो उनको वो किल करते हैं ताकि इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना हो जाए और इसमें एंटीबॉडीज ना बन जाए। ठीक है, इससे फिर बाकी जो कंसिक्वेंट प्रेगनेंसीज है वो सेफ रहती है। इसी तरह आपके मतलब एनसीईआरटी में यही दिया गया है कि होता क्या है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।